सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। कई बार तकनीकी कारणों से कुछ विलंब हो जाता है। आज प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह चौथी कड़ी है और इसमें हम आज उनके कथा संसार पर बात करेंगे। बतौर कथाकार प्रयाग शुक्ल का क्या महत्व है, इस पर चर्चा होगी। और पूर्व की भी कड़ियों में हमने सुना, देखा कि कैसे वे बिल्कुल शुरुआत से कहानियां लिखने लगे थे, 18 वर्ष की उम्र से। और कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहीं। बाद में वे कई अन्य विधाओं में भी आए, मगर उनके कहानीकार का महत्व बना रहा। और यह मेरे हाथ में देखिए एक पुस्तक, एक दुनिया समानांतर, स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संपादक राजेंद्र यादव। इस संग्रह में भी उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी संकलित है, जिसका नाम है सामान। यूट्यूब पर भी कई लोगों ने इस कहानी का पाठ किया है, सामान। मित्रों, लंबे समय तक यह किताब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी शामिल रही और यूपीएससी मेंस में भी हम सभी लोग इसे पढ़ते आए हैं। तो ऐसे में यह एक बेहद महत्वपूर्ण संग्रह, जिसमें कई नामचीन कहानीकारों की कहानियां संकलित हैं, जिनमें अमरकांत हैं, उषा पिरंबदा हैं, कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, कृष्णा सोबती हैं, कमलेश्वर हैं, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा आदि हैं, प्रयाग शुक्ल जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, मार्कंडेय, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, राम कुमार, शानी, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हरिशंकर परसाई। और अभी देखिए, हरिशंकर परसाई जी से यह बात याद आई और आज प्रयाग शुक्ल जी से भी चर्चा हो रही थी, किस तरह हरिशंकर परसाई ने भी अपनी पत्रिका में उनकी कहानी छापी, कल्पना में, कृति में। और अपने इस पत्रिका जो मोहन राकेश जिस पत्रिका में रहे, उसमें भी उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहीं। सारिका की बात कर रहा हूं। तो मित्रों, आज यह एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र है, जिसमें हम प्रयाग शुक्ल जी के कहानीकार के पक्ष पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शर्मिला जालान जी, जो स्वयं कहानियां, उपन्यास लिखती हैं। और उनके पुत्र भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक जालान जी। हम आप सभी की ओर से इन दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शशांक जालान मित्रों कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी सेकंड ईयर में हैं। लिखने पढ़ने से इनका एक लगाव है और पेंटिंग भी करते हैं। पूर्व में भी आपने इनके कुछ पेंटिंग देखे थे, जब रमेश चंद्र शाह जी की कहानियों पर शर्मिला जी आई थी। तो आइए मित्रों, हम शर्मिला जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात आरंभ करें। जी स्वागत। कृपया माइक को ऑन कर लें। नमस्कार अर्पण जी। नमस्कार प्रयाग जी। जन सुलभ के सौजन्य से जुड़े हुए सभी बड़े लोग, छोटे, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रयाग जी का जन्मदिन का अवसर है। प्रयाग जी दीर्घायु हों, उनकी रचनात्मकता दिन प्रतिदिन निखरती रहे। पिछले सालों से अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रयाग जी ने जिस तरह से पेंटिंग करना शुरू किया है,
कलकत्ता में रहते हुए यूं ही रविंद्रनाथ को हम लोग याद करते ही रहते हैं। प्रयाग जी के संदर्भ से रविंद्रनाथ बार बार याद आते हैं और रविंद्रनाथ के संदर्भ से प्रयाग जी बार बार याद आते हैं। कुछ संयोग है प्रयाग जी के जीवन में और रविंद्रनाथ के जीवन में, यह संयोग ही है। रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती जो है वो 25 वैशाख को पड़ती है, कभी 7 मई को, कभी 9 मई को। इस बार 9 मई को हुई थी। प्रयाग जी का भी जन्मदिन मई महीने में पड़ता है। ठाकुर रविंद्रनाथ ने विभिन्न विधाओं में लेखन किया। प्रयाग जी ने भी विभिन्न विधाओं में अपनी रचनात्मक ऊर्जा लगातार बनाए रखी और लगातार लिखते रहे। प्रयाग जी कई भाषाओं को जानते हैं, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, और रविंद्रनाथ कई भाषाओं के ज्ञाता थे, यह हम जानते हैं। प्रयाग जी ने रविंद्रनाथ की पुरस्कृत नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक गीतांजलि का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है। आज हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ गीतांजलि की एक कविता की आवृत्ति से करेंगे। शशांक पहले बांग्ला में उसकी आवृत्ति करेंगे और उसके बाद फिर प्रयाग जी का अनुवाद हिंदी में जो उन्होंने किया है उसे हिंदी में पढ़ेंगे। शशांक जी जालान। जी, स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। मैं शशांक जलान कलकत्ते से बोल रहा हूँ और आज मैं गीतांजलि से कविता नंबर 37 का बांग्ला और हिंदी में पाठ करूँगा। जी, यह पाठ स्वागत। बांग्ला में सर्वप्रथम मैं करूँगा। ভেবেছিনু মনে যা হবার তারই শেষে যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে। ভেবেছিনু মনে যা হবার তারই শেষে যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে। নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ, পাথেও যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ। নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ, পাথেও যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ। যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে, জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে। কি নিরখি আজি একই অপরাণ লীলা, কি নীরবী আজি একই অপরাণ লীলা, একই নবীনতা বহে অন্তঃশীলা। পুরাতন ভাষা মরে এলো যবে মুখে, নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকে। পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা, পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা, সেথায় আমারে আনিলে নতুন দেশে, সেথায় আমারে আনিল নতুন দেশে। धन्यवाद। कविता नंबर 37। जब लगा कि थककर हुआ चूर, पथ मेरा मुझसे हुआ दूर, हर काम रुका पाथे चुका, थी यही नियति अति कठिन क्रूर। जब लगा कि थककर हुआ चूर, पथ मेरा मुझसे हुआ दूर, हर काम रुका पाथे चुका, थी यही नियति अति कठिन क्रूर। अब कहीं किसी कोने में जा करना होगा जीवन यापन, पड़ रहना होगा कहीं ओढ़, वे दीनहीन से जीर्ण वसन। अब कहीं किसी कोने में जा करना होगा जीवन यापन, पड़ रहना होगा कहीं ओढ़, वे दीनहीन से जीर्ण वसन। तब देख रहा यह चकित आज तेरी लीला का नहीं पार, फिर धार उमड़ आई कोई मुझमें बहती नूतन बयार। तब देख रहा यह चकित आज तेरी लीला का नहीं पार, फिर धार उमड़ आई कोई मुझमें बहती नूतन बयार। जब गई पुरानी भाषा मर, नव गीत उठे छाती में भर। जब गई पुरानी भाषा मर, नव गीत उठे छाती में भर। जब पूरा हुआ पुराना पथ, आए नव प्रांतर क्षितिज उभर। जब पूरा हुआ पुराना पथ, आए नव प्रांतर क्षितिज उभर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया इस बेहतरीन पाठ के लिए शशांक जी। शर्मिला जी।
अर्पण जी, अब हम लोग, मैं सबसे पहले प्रयाग जी की पुस्तक कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर, इससे बात शुरू करूंगी अपनी। यह प्रयाग जी की पुस्तक 2019 में अनन्य प्रकाशन से आई और इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। कहानी लिखने की इच्छा भूमिका के साथ 25 यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस कहानी संग्रह से मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगी। अर्पण जी, आप कुछ इमेजेस शेयर करेंगे? जी, वो आप बात को आगे बढ़ाएं, मैं जी बीच में उसको रखूंगा। जी, जी यह जो संग्रह है, इस संग्रह को प्रयाग जी ने कोलकाता को समर्पित किया है, कोलकाता में बिताए अपने वर्षों को। यह एक अद्भुत बात है कि प्रयाग जी ने इस पुस्तक को डेडिकेट की है कलकत्ता, अब कोलकाता में बिताए 1951 से 1962 के जो वर्ष है उसको, यानी कोलकाता प्रयाग जी के जीवन में संगे मील की हैसियत रखता है। जैसे कभी कभी हमें गालिब भी याद आ जाते हैं कि गालिब के जीवन में कलकत्ते का बहुत महत्व है, और हम जानते हैं कि गालिब अपने जीवन के 1.5 साल ही कोलकाता में बिताए, पेंशन लेने आए थे। खैर, वो अलग एक प्रसंग है। तो प्रयाग जी की यह जो पुस्तक है, यह कलकत्ता को डेडिकेटेड है और इसमें गाहे बगाहे हर जगह कलकत्ता अपनी स्मृति में आता रहता है। जब प्रयाग जी के बारे में मैं सोचती हूँ, मुझे याद आता है कि उनकी सबसे पहली पुस्तक मैंने देखना पढ़ी थी। देखना भी सीखना होता है, यह उस पुस्तक को पढ़कर मैंने जाना था, और वह पुस्तक मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। वैसे प्रयाग जी लगातार लिखते रहे हैं, उनकी किताबें आती रही है और मेरी लाइब्रेरी में प्रयाग जी की ढेर सारी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें वे खुद अपने हस्ताक्षर करके भी देते रहे हैं। लेकिन देखना भी सीखना होता है, यह मैंने उस पुस्तक को पढ़कर एक अलग तरह से समझा और जाना। आज जब मैं इस पुस्तक की बात कर रही हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर, तो बात मन में यह आती है कि प्रयाग जी की इस संग्रह में संकलित कहानियों को किस तरह से देखा जाए। तो एक बात तो यह भी समझ में आती है कि इसमें जो भूमिका प्रयाग जी ने लिखी है, लंबी भूमिका, कहानी लिखने की इच्छा, उसमें वो टूल्स हमें दे देते हैं जिसके माध्यम से हम उनकी कहानियों को समझ और देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं इस भूमिका को थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगी। अर्पण जी, मैं भूमिका पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल। जी, स्वागत। यह भूमिका पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रयाग जी ने स्वयं अपनी कहानियों के बारे में इतने सुंदर से लिखा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। कहानी लिखने की इच्छा, इसका शीर्षक है। हर कहानी की भी अपनी कहानी होती है, यही कि वह कब कैसे कहीं लिखी गई, वह कैसे जन्मी थी, इसकी भी कुछ याद की जा सकती है। पर इन कहानियों के बारे में यह सब याद करने चलूं तो एक पूरी किताब बन जाएगी। इसलिए संक्षेप में इतना ही कि जब मैं 17-18 साल का था तब कहानियाँ लिखनी शुरू की थी। कविता लिखने की शुरुआत इससे पहले ही हो चुकी थी। 1958 में जब मैं 18 साल का था, कहानी और कल्पना में मेरी 2 कहानियाँ प्रकाशित हुई। क्रमशः इनके नाम थे सड़क का दोस्त और 2 लड़के। ये दोनों कहानियाँ भी मैंने इस संग्रह में सम्मिलित की हैं। इस तरह 1958 से लेकर 2017 तक की चुनी हुई 25 कहानियाँ यहाँ संकलित हैं। यहाँ यह भी याद करने का मन है कि एक ऐसा दौर भी आया था जब मैं कहानियाँ बिल्कुल ही नहीं लिख रहा था, या कहूँ नहीं लिख पा रहा था। इसके अपने कारण थे। अपने 5वें कहानी संग्रह काई, जो 1995 में प्रकाशित हुआ, की भूमिका में मैंने उन कारणों की कुछ याद की थी। उन्हें फिर यहाँ दोहराता हूँ। 1958 से लेकर 70 तक कई कहानियाँ लिखी, जो कहानी, नई कहानियाँ,
कल्पना, सारिका आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। बाद में ये मेरे संकलनों में भी आई। फिर कहानी लिखना कुछ कम होता चला गया। कारण संभवतः यही रहा कि युवा दिनों के कथा अनुभव अपना एक चक्र पूरा कर चुके थे और नए अनुभवों की पूरी राह या तो इस विधा में खुल नहीं रही थी या फिर मैं ही उनके अनुरूप भाषा शिल्प की खोज नहीं कर पा रहा था। फिर एक लंबे अंतराल के बाद एक कहानी लिखी, दांत, जो इस संग्रह में भी है। यहीं से मेरे दूसरे दौर की कहानियों की शुरुआत हुई। इसी क्रम की अन्य कहानियां हैं चोट, काई, बारिश, यह मैं क्यों बताना चाहता हूँ, और एल्बम। और हाल के वर्षों की कहानियां हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मोड़, उजली हंसी, कच्चा रास्ता। 1947 से 1951 तक की अवधि में मैं पैतृक गांव हुसैनगंज, फतेहपुर में रहा। बचपन और किशोरावस्था के वे दिन भी कुछ कहानियों में झांकते हुए मिलेंगे, मसलन छायाएं में। इस अवधि के बाद भी कलकत्ता से गर्मी की छुट्टियों में हम गांव आया करते थे। पर 1962-63 तक की ज़्यादातर कहानियों की पृष्ठभूमि कलकत्ता ही है। कलकत्ता में हमारा पैतृक व्यवसाय था। किताबों और सिगरेट, टुबाको की 2 दुकानें थी न्यू मार्केट में। फिर 1958 के आसपास यह व्यवसाय चौपट हो गया। पिता को मकान दुकान सब बेच देने पड़े। 1958 से 1962-63 तक की कहानियों में युवा मन पर बेकारी और सामाजिक विसंगतियों की जो छाप पड़ी, उसे किसी हद तक पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि संग्रह की हर कहानी निरी आपबीती ही नहीं है। जो केवल आपबीती बनकर रह जाए वह कहानी नहीं हो सकती। और मैं कहानियां ही लिखना चाहता रहा हूँ, आपबीती भर नहीं। कहानी लिखने की चाह मेरे लिए गद्य लिखने की भी चाह रही है। कहानियां लिखते हुए मैंने गद्य लिखने का भी भरपूर आनंद उठाना चाहा है। अलग अलग शब्द क्यों, कब और कैसे एक दूसरे के आसपास आते हैं, कैसी लय गति पैदा करते हैं और कौन से आशय तथा ध्वनियाँ बुनते हैं, यह सब देखना, जानना, पहचानना अपने आप में सुखकर होता है। मेरे लिए इस सब का महत्व इसलिए भी है कि प्रायः हर कहानी में मैंने किसी अंतर्धारा को ही पकड़ने की कोशिश की है। बाहरी ऊपरी घटनाओं और क्रियाओं के घात प्रतिघात के आकलन से ही संभव होती है। यहाँ जो बातें मैंने कही है उसके कुछ प्रमाण सुधी पाठक मेरी दांत, चोट, एल्बम, बारिश, काई, जन्म और हिसाब, कंप्यूटर स्क्रीन पर मोड़ जैसी कहानियों में पा सकते हैं। काई संग्रह की भूमिका में मैंने यह भी लिखा था, यह बात तो अब प्रायः सर्वमान्य है कि हमारी सदी में यानी 20वीं सदी में विधाओं के बीच आवाजाही बहुत बढ़ी है और इनके बीच की कई सीमा रेखाएं भी टूटी हैं। कहानी में कविता के तत्वों का प्रवेश और कविता में कहानी के तत्वों का प्रवेश तो बढ़ा ही है। निबंध, वृत्तांत, संस्मरणात्मक लेखन और कहानी के बीच भी बहुतेरा संवाद हुआ है। पाठक मेरी इन कहानियों में भी शायद ऐसा ही एक संवाद देख पाएं या इसे संवाद न कहें, केवल इतना ही माने कि कहानी ने निबंध शैली से भी कई चीजें ले ली हैं। जाहिर है कि कथा रस को बढ़ाने के लिए ही और ऐसी चीजें कहने के लिए भी जो किसी और तरह से संभव न होती। पर विधाओं के बीच की इस आवाजाही के बावजूद कविता आज भी कविता है, कहानी आज भी कहानी है, निबंध आज भी निबंध ही है, उपन्यास भी उपन्यास ही है और नाटक भी नाटक ही है। इनकी अपनी पहचान है और अपनी शर्तें भी हैं ही और अपनी शर्तें भी हैं ही। कहानी क्या है? इसका जवाब भी यही होगा कि कहानी कहानी है, पर कहानी के कहानी रहते हुए भी उसमें न जाने कितनी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। इसे बहुत पहले ही चेखव प्रमाणित कर चुके हैं। आधुनिक कथा के संदर्भ में हमारे यहाँ का अपना कथा सरित सागर, जातक कथाएं
और एक विपुल विपुल कथा भंडार तो है ही, वे सब भी यही प्रमाणित करते हैं। पर यह भी उतना ही सच है कि हर भाषा में, हर समाज में, हर पीढ़ी में, हर दौर में व्यक्ति और लेखक की अपनी एक कहानी होती है जिसे वह कहना चाहता है। इस कहने में वह कितना सफल असफल होता है यह दूसरी बात है, पर यह इस पर निर्भर होता है कि वह कैसी कथा विधि अपनाता और खोजता है। मुझे कहानी अक्सर किसी मामूली लगने वाली घटना में ही दिखी है। जीवन के सतत प्रवाह के बीच ही मैंने किसी प्रसंग, स्मृति, दृश्य में कहानी अवतरित होते हुए देखी है। इनमें से बहुतेरी तो किसी पात्र के कुछ सोचते बताते चले जाने के रूप में ही घटित होती हैं, और मैंने माना है कि इस तरह किसी कथा मर्म को ही नहीं, किसी जीवन मर्म को भी पकड़ा जा सकता है। मैं कहानी के पीछे पीछे या साथ साथ हो लिया हूँ। बहुधा मेरी कहानियों को मेरी कविता का ही विस्तार माना गया है। यह कहीं स्वाभाविक भी है, पर इस प्रसंग में मुझे इतना जरूर कहना है कि ये कहानियाँ कविताओं की पूरक तो नहीं ही हैं। इनका लिखना मुझे जरूरी न लगता तो इन्हें लिखता ही क्यों। कुछ ऐसा है जिसे मैं कविताओं में नहीं कह सकता, कहानी में ही कह सकता हूँ। यह प्रतीति बनी रहती है। यह ठीक ही माना जाता है कि कथा अधिक पठनीय होनी चाहिए। जो कथा अपने हर चरण में एक उत्सुकता और विस्मय न जगाए, वह भला कैसी कथा है। इस कथा में मैं कथा रस का कायल हूँ और उम्मीद करता रहा हूँ कि पाठक मेरी कहानियों के अंत तक पहुँचकर भी एक उत्सुक भाव ही रखें। कोई कहानी दरअसल पूरी कहाँ होती है। हर कहानी अपने लिए जो स्थिति और अवधि चुनती है, उसके परे भी वह जारी रहती है। अगर ऐसा न हो तो कहानी कहने का ज़्यादा अर्थ बनता और बचता नहीं है। हम किसी कहानी की ओर दोबारा लौटते ही इसलिए हैं कि उसके भीतर और बाहर कुछ जारी रहने की उम्मीद बची रहती है। उसके प्रसंग से या उसके बहाने हम फिर से जीवन की कुछ नई स्थितियां पहचानते हैं, कुछ नई प्रतिध्वनियां सुनते हैं। जो कहानी वास्तव में ऐसा नहीं कर पाती, वह पुरानी और बासी हो जाती है। पाठक कृपया इन बातों को कहानी संबंधी मेरी अवधारणा के रूप में ही देखें, इन कहानियों से संबंधित किसी दावे के रूप में नहीं। पर मेरी अवधारणा के अनुरूप अगर ये थोड़ा भी खरी उतरी तो यही मानूंगा कि इन्हें फिर संकलित करने का यत्न व्यर्थ नहीं गया। कथा में विवरण जरूरी होते हैं। छोटे छोटे विवरणों का भी कितना महत्व है, यह मैंने भी प्रायः हर कहानी लिखते हुए पहचाना यह भी है कि मूल कथा से जुड़कर या उससे अलग भी हर विवरण अपनी और स्वयं एक जीवन कथा कह रहा होता है, बशर्ते वह आरोपित न हो और कथा क्रम में सहज भाव से आया हो। कोई वर्णन भी विवरण ही है, पर जो निरा वर्णन का काम न करे, अपने आप में भी कुछ कहे, उन विवरणों में मेरी आस्था है। अपना एक सौंदर्य भी निर्मित हो। मुझे बराबर यही काम में रहा है कि कहानी का शिल्प उसके भीतर से ही निकलना चाहिए। वह अलग से जितना न दिखाई पड़े उतना ही अच्छा। फिर भी कहानी कहने की कोई विधि तो हर लेखक तलाश करता ही है। मुझे भी हर कहानी के साथ यह तलाश करनी पड़ी है। जहाँ कहानियों के प्रकाशन वर्ष की तिथियाँ उपलब्ध थी, वे दे दी गई। उन पत्रिकाओं के नाम भी जहाँ वे प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष ही उनका लेखन वर्ष है। कोशिश की गई है कि आरंभिक दौर की कहानियों के साथ प्रकाशन वर्ष जरूर दिया जाए। जहाँ इसका उल्लेख नहीं है, वे प्रायः दूसरे दौर की कहानियाँ हैं, जिनका जिक्र ऊपर कर आया हूँ। 24 कहानियों का यह चयन यह ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है कि कथा में मेरी मूल चिंताओं या सरोकारों की एक प्रतिनिधि बानगी मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि सुधी पाठकों के निकट इनके अर्थ और आशय और अधिक खुलेंगे। सड़क का दोस्त से कंप्यूटर स्क्रीन पर मोड़ की यात्रा तक स्वयं कथाविधा ने मुझे जीवन के कई मर्म टटोलने का जो साधन उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं इसका ऋणी हूँ। और इच्छा यही है
कि आगे भी मैं उसका उपयोग करता रह सकूं। जी अर्पण जी। जी मित्रों, अभी यह एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आपने सुनी शर्मिला जालान जी की ओर से। कैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर अपने कहानी संग्रह में प्रयाग शुक्ल अपने कहानीकार की यात्रा को लेकर बात करते हैं और विभिन्न विधाओं के महत्व को रेखांकित करते हैं और अलग अलग जीवन के विभिन्न पड़ावों पर, जीवन के विभिन्न अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मनोभावों में उनकी कहानियां कैसे बदलती रही, इसकी भी चर्चा करते हैं। इस अवसर पर मित्रों, शर्मिला जालान जी की ओर से हमें कुछ बेहतरीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम प्रयाग शुक्ल जी के कहानीकार की यात्रा को भी समझ सकते हैं। दशकवार उनके कहानीकार की यात्रा का एक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। तो उस वीडियो को देखते चलते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। जी, कहीं अगर जरूरत लगे तो आप अपनी बात रखेंगे शर्मिला जी। जी जी हाँ शर्मिला जी, अर्पण आप जी, कुछ तो इसको बोलें। थोड़ा बड़ा करें, जी बड़ा कीजिए। हाँ, तो प्रयाग जी के 5 कहानी संग्रह हैं। अकेली आकृतियां, इसके बाद छायाएं तथा अन्य कहानियां, काई, एल्बम, कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर। अकेली आकृतियां पर पहले सत्र में रमेश दीक्षित जी ने कहा कि यह संग्रह उन्होंने पढ़ा और इसमें अकेलेपन और अवसाद की, जबकि उस समय प्रयाग जी 22 वर्ष के थे, इस तरह की गहरी छाप उनके मन पर पड़ी और वह उस संग्रह को उन्होंने बहुत पसंद किया और प्रयाग जी के लेखन के एक तरह से वे कायल ही हो गए। एक संग्रह और है मित्रों, वह संग्रह यह है, वह किसी कारण से पिछले पृष्ठ पर उसका उल्लेख रह गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह प्रयाग शुक्ल जी का, वह अंतर्देशीय। तो इस संग्रह को भी आप ध्यान में रखें। जो उनके पाठक गण हैं, जो उनकी कहानियों को और उनके द्वारा लिखित अन्य विधाओं की रचनाओं को पसंद करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। जी अर्पण जी, बहुत सुंदर आपने ये इमेज शेयर की। जी शुक्रिया। हाँ, यह हम्म। कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर है, जिनमें संकलित विभिन्न कहानियों पर आज चर्चा करेंगी शर्मिला जी। जी इसके बारे में बतलाएं। जी, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर में जो कहानियाँ हैं, उसमें उन्होंने प्रयाग जी ने दशक के अनुसार और जिस पत्रिकाओं में वो छपी हैं, उन्होंने जो जिक्र किया, उसका एक चार्ट बनाने की कोशिश मैंने की है कि किसी को भी थोड़ी-सी जानकारी, मुकम्मल सी जानकारी हो सके। 1950 से 1960 के दशक की जो कहानियाँ हैं, डेकेड के अनुसार मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। इस संग्रह में जो 5 कहानियाँ हैं, ये उनकी कहानियाँ 1950 से 1960 के दशक की हैं। 2 लड़के, सड़क का दोस्त, तहें, छायाएँ, भाषा। 2 लड़के कल्पना में प्रकाशित हुई थी, सड़क का दोस्त कहानी, तहें कहानी, छायाएँ कहानी, भाषा कहानी। और इस पर जो ये चित्र हैं, ये पुराने आवरण के चित्र हैं कल्पना के। तो ये मैंने ये जो जानकारी है, यह जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर से ही ली गई है। अगर कोई त्रुटि है तो वह त्रुटि फिर उस पुस्तक में ही रहेगी। अगर कोई त्रुटि जी आगे बढ़ते हैं। जी इसके बारे में बतलाएं। ये जो है, ये चार्ट मैंने बनाया है, ये पिछले आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर, उसमें हम लोग प्रयाग जी की 60 दशक में लिखी हुई सभी कहानियाँ इसमें काफ़ी कहानियाँ इसमें आ जाती हैं। तो ये जो चार्ट है, इसमें आप देखेंगे
1960 से 1970 के दशक की एक कहानी है इसके बाद इस संग्रह में कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर में, और 1970 से 1980 बातें, 1980 से 1990 प्रेम कथा बातें अंत, 1990 से 2000 में चोट काई बारिश एल्बम मैं यह क्यों बताना चाहता हूँ, और 1990 से 2022 तक कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर, उजली हंसी, रास्ता आदि। तो ये जो इसमें प्रयाग जी की जो अच्छा तस्वीरें हैं, प्रयाग जी उन दिनों जैसे लगते थे। प्रयाग जी का जो चेहरा है वो 80 के दशक में कैसा लगता था, वो चेहरा मैंने वो तस्वीरें मैंने लगाई है कि युवा प्रयाग जी जो थे वो कैसे दिखते थे। जी मित्रों, हम इस काम के पीछे की पूरी मेहनत को यहाँ पर समझ रहे हैं, और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण संग्रह कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर के संग्रह में उपलब्ध कहानियों और उसकी सूचना के आधार पर शर्मिला जी ने इतने बेहतरीन चित्र बनाए। एक तरह का यह पावर पॉइंट रहा जिसे हमने यहाँ वीडियो के रूप में दिखलाया। कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर संग्रह में प्रयाग जी की कुछ पुराने संकलनों से ली गई कहानियां हैं, और कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो पहली बार इस संकलन में ही आई हैं। तो यह एक कोशिश रही, और एक और हम वीडियो यहाँ पर देख लें और उसके बाद फिर प्रयाग जी की कहानियों पर शर्मिला जी के वक्तव्य को सुनेंगे। एक वीडियो और देख लेते हैं जिसमें विभिन्न कहानियों से लिए गए उद्धरणों को बड़े रोचक अंदाज में रखा गया है। जी, इन उद्धरणों को पढ़ सकें तो पढ़ें। जी अर्पण जी, 1 मिनट। यह प्रयाग शुक्ल की कहानी चोट से लिए गए उद्धरण है। इसे मैं ही पढ़ लेता प्रयाग जी हूँ। की पढ़ें। हाँ, प्रयाग जी की जो कई कहानियां हैं उसमें बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं जिन्हें हम उद्धरण के तौर पर अपनी डायरी में लिख सकते हैं, पत्रों में किसी को दे सकते हैं, कार्ड पर लिख सकते हैं। तो उन सब को इकट्ठा करके पढ़ते हुए उन पर हाइलाइटर लगाते हुए मैंने कुछ कोटेशंस जो थे वो, पहला है चोट, एक कहानी है प्रयाग जी की। प्रयाग, जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं जरूरी नहीं कि उसकी सब चीजों की गिनती हमारे पास हो। कितना कुछ आंखों से ओझल रहता है सब समय। एक जिंदगी न जाने कितनी अन्य जिंदगियों और चीजों से संभव होती है। जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं जरूरी नहीं कि उसकी सब चीजों की गिनती हमारे पास हो। कितना कुछ आंखों से ओझल रहता है सब समय। एक जिंदगी न जाने कितने अन्य जिंदगियों और चीजों से संभव होती है। यह चित्र शशांक के हैं। सुंदर चित्र, और जिस तरह से कहानी की आत्मा को इस चित्र के माध्यम से भी शशांक ने प्रकट किया है, वह महत्वपूर्ण है। जी, यह जो कोटेशन है, यह उद्धरण, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। अगर ऊपर ही ऊपर जीते चले जाओ तो भीतर बहुत कुछ खाली रह जाता है। अगर ऊपर ही ऊपर जीते चले जाओ तो भीतर बहुत कुछ खाली रह जाता है। अगर भीतर को भरने की चेष्टा करो तो वह शायद और खाली हो जाता है। बाहर की बिखरी हुई के कारण भीतर का खालीपन क्या कभी भर सकता है? बातें, कहानी बातें। कहानी से जी प्रयाग शुक्ल। जी, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। जी जी, हाँ। ये जो शशांक ने चित्र बनाया है कि यहाँ पे कलकत्ते में छाता लेके चलने का जो एक है, लेकिन यह टोपी जो है यह बांग्ला भाषी किसी व्यक्ति का सूचक नहीं है। तो ये टोपी और छाता का एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, इसमें लिखा है कोटेशन, अंत कहानी से ये कोटेशन है।
धूल मिटते से रंग, थके हारे चेहरे और इनसे उत्पन्न होने वाली विषम स्थितियाँ, सचमुच इन्हीं के बीच से तो हम सुखी और सुरक्षित कोनों में पहुँचते हैं। धूल मिटते से रंग, थके हारे चेहरे और इनसे उत्पन्न होने वाली विषम स्थितियाँ, सचमुच इन्हीं के बीच से तो हम सुखी और सुरक्षित कोने में पहुँचते हैं। अंत कहानी वाह से यह उदाहरण लिया गया है। वाह। और कैसे इन कुछ एक पंक्तियों में प्रयाग शुक्ल जीवन के मर्म को रख देते हैं। जी, यह अगली हाँ, ये कहानी। जो है कॉलेज स्ट्रीट का कॉफ़ी हाउस है, जिसे इंडियन कॉफ़ी हाउस कहा जाता है। और ये अभी कुछ दिन पहले शशांक गए थे, वहाँ पर उसने फ़ोटोग्राफ़ी, वहाँ की फ़ोटोग्राफ है ये। तो उस यह जो उद्धरण है कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर कहानी से है, और यह उद्धरण इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरण है। जीवन में कुछ न कुछ घटता ही रहता है। न जाने कितने लोगों को हम किसी ट्रेन, बस, बाज़ार में देखते हैं, फिर उनकी शक्लें भी याद नहीं रहती। न जाने कितने परिजनों, प्रियजनों से बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं। नई पीढ़ियों के चेहरे, और फिर वे भी कहीं गुम हो जाते हैं। पड़ोस बदलते हैं, शहर बदलते हैं, स्कूल कॉलेज बदलते हैं। दिन हर दिन किसी न किसी रूप में कुछ नया घटित कर जाता है। जीवन में कुछ न कुछ घटता ही रहता है। न जाने कितने लोगों को हम किसी ट्रेन, बस, बाज़ार में देखते हैं, और फिर उनकी शक्लें भी याद नहीं रहती। न जाने कितने परिजनों, प्रियजनों से बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं। नई पीढ़ियों के चेहरे, और फिर वे भी कहीं गुम हो जाते हैं। पड़ोस बदलते हैं, शहर बदलते हैं, स्कूल कॉलेज बदलते हैं। दिन हर दिन किसी न किसी रूप में कुछ नया घटित कर जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर। वाह। तो मित्रों, इस तरह से हमने इन कहानियों के उद्धरणों से न सिर्फ प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों की एक वानगी देखी, उसके विचार पक्ष को समझा, उसमें अंतर्निहित जीवन के मर्म से दो चार हुए, बल्कि इनके बहाने उनकी विभिन्न कहानियों से भी अवगत हो सके। अब हम शर्मिला जी से अनुरोध करते हैं कि वे प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों पर अपनी बात रखें। उनका किस तरह का कथा परिवेश है, उनकी कहानियों के क्या मूल तत्व हैं, और उनकी कहानियों से स्वयं उनका अपना कथाकार किस तरह प्रभावित होता है। जी शर्मिला जी। जी, शुक्रिया अर्पण जी। तो हमने ये देख लिया कि प्रयाग जी के 5-6 कहानी संग्रह हैं, और प्रयाग जी की कहानियों पर बात करते हुए थोड़ा-सा हम कहानी की परंपरा और परिदृश्य को याद कर लें, तब हमें यह थोड़ी सुविधा होगी कि प्रयाग जी की कहानियों को हम कहाँ पे रख रहे हैं। प्रेमचंद की आदर्शवादी और यथार्थवादी कहानियाँ जो हैं, हम जानते हैं उनका टाइप तब टूटता है जब कफन कहानी आती है। प्रेमचंद के कथा संसार में गांव आता है, और आता है वह भरा पूरा परिवेश जहां के लोग अपने छोटे बड़े दुखों को साझा किया करते थे। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र अपनी कहानियों के द्वारा व्यक्ति मन को, अंतर्मन को संबोधित करते हैं। उसके बाद अज्ञे की कहानियों पर यदि हम बात करें, तो अज्ञे अपनी रचनाओं के द्वारा व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करते हैं। अज्ञे के यहाँ आधुनिक मनुष्य की कहानियाँ हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों में छीजती हुई स्मृति है, घर टूटने की पीड़ा है, आधुनिक मनुष्य का अकेलापन है। उसके बाद के कथाकारों में, 60 के दशक के कथाकारों में, मैंने अपने कुछ जिन कथाकारों को मैंने थोड़ा पढ़ा है ठीक-ठाक ढंग से, उनको ही मैंने लिया है। अशोक सेक्सेरिया की कहानियों पर यदि बात करें, तो अशोक सेक्सेरिया की कहानी, 60 के दशक के कथाकार अशोक सेक्सेरिया, उनकी कहानियों में उनके पात्र असफल पात्र हैं, अकेले हैं और किसी विकल्प की तलाश में हैं।
उनके पास नौकरी नहीं है और जो काम वो कर रहे हैं उसको भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। अशोक सिक्सेरिया एक ऐसे समय में कहानियाँ लिख रहे थे जब समाजवादी मार्क्सवादी आंदोलन दिशाहीन हो चुके थे और कोई भी विकल्प समाजवादियों को भी वह मुकाम नहीं दे पा रहा था जहाँ से चलने का रास्ता साफ दिखाई देता हो। राम नारायण शुक्ल की कहानियों को मैं याद इसलिए कर रही हूँ कि उसमें कलकत्ता एक जीवंत पात्र के रूप में आता है। उन कहानियों में बेकार होने की मजबूरी और बेकार होने के भय का मार्मिक चित्रण मिलता है। राम नारायण शुक्ल की कहानियाँ मार्मिक कहानियाँ होती हैं। पिछले दिनों मैंने प्रबोध कुमार की कहानियों को और उनके रचना संसार को फिर से पढ़ा। प्रबोध कुमार की कहानियाँ आदर्शवादी नहीं हैं, उसमें आधुनिक मनुष्य की त्रासदी और कॉमेडी दोनों आती है। प्रबोध कुमार को हिंदी जगत आखेट कहानी के द्वारा याद करता है, जिस कहानी में मनुष्य की निकृष्टता और छिछलेपन का गहराई से परीक्षण किया गया है। इस पृष्ठभूमि को थोड़ा सा दोहराते मैं हुए जी 1 मिनट रोक रहा हूं शर्मिला जी। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया प्रयाग शुक्ल जी की और उसे हम ले लें, क्योंकि वे स्वयं अपनी कहानियों पर बात कह रहे हैं और आगे भी अनुरोध करेंगे कि वह ऐसी कोई बात याद आए तो निश्चय ही यहाँ पर रखें, ताकि तमाम मित्रगण उससे लाभान्वित हो सकें और इस टिप्पणी को और ऐसी अन्य टिप्पणियों को दर्ज कर सकें। प्रयाग शुक्ल जी लिख रहे हैं, बातें कहानी कोलकाता में ही लिखी थी, यह सारिका में प्रकाशित हुई थी। लगभग 20 कहानियां कोलकाता में ही लिखी गईं। कहानियां कहानी पत्रिका, कल्पना, कृति, सारिका आदि में छपी थी। तो इस तरह से हम अनुरोध करेंगे कि प्रयाग शुक्ल जी बीच बीच में अपनी टिप्पणियां भी हमें देते रहें, ताकि उनके पाठक, उनके प्रशंसक उनसे लाभान्वित होते रहें। जी शर्मिला जी। हाँ, शुक्रिया अर्पण जी। इस संग्रह में 5-6 कहानियाँ 50 से 60 के दशक की हैं। कल्पना कहानी नई कहानी में प्रकाशित हुई। इनको पढ़कर वह कालखंड हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हम देखते हैं कि इन कहानियों के मुख्य पात्र बैचलर हैं और अकेलापन एक सामान्य तत्व की तरह सभी कहानियों में विद्यमान है। ये पात्र ट्यूशन करते हैं और स्थायी नौकरी इनके पास नहीं है। कोलकाता प्रयाग जी की कहानियों में बसा हुआ है, गाहे बगाहे कहानियों में आता रहता है, स्मृतियों के चित्र आते रहते हैं और उनके पात्र बार बार गांव को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं। ये कहा जा सकता है कथा का प्रयाग शुक्ल स्मृतियों के चितेरे हैं और उनकी कहानियाँ एक तरह से नॉस्टैल्जिक संसार की कहानियाँ। हम ये भी कह सकते हैं पिछले जिए का शीतल उजास उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। हम ये जानते हैं कि बाद के दशक में 60 के बाद धीरे धीरे लोगों का गांव से नाता टूट रहा था। लोग महानगर में आकर बसने लगे और अकेलापन उनके साथ बसने लगा उनके अंदर। यह अप्रासंगिक नहीं है कि प्रयाग जी की कहानियों में सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली का जिक्र आता है। उस फिल्म में परिवार और गांव है, वहाँ जो वातावरण और परिवेश है उसमें जो अपनापन है, एक दूसरे को सुख और दुख को बांटने की जो संस्कृति है वह कथाकार को बांधती है, कथाकार को अपनी तरफ खींचती है। यह तो हुई 60 के दशक की कहानियों की बात, पर बाद की कहानियों पर हम देखें तो प्रयाग शुक्ल की बाद की कहानियों में बदलाव आने लग जाता है। बाद की कहानियाँ एक तरह से कहा जाए मध्य वर्ग की कहानियाँ हैं, सेटल्ड मध्य वर्ग की कहानियाँ, और उनके सामने वह संघर्ष नहीं है जो कि 50 के दशक की कहानियों के पात्र, जो युवा पात्र थे, उनके सामने हमें दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि बाद के दशक में 1991 में भारत की सरकार ने मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था को अपनाया। इससे भारत में संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस संचार क्रांति और मुक्त बाजार ने
भारतीय जीवन को अनेक कोणों से प्रभावित किया। बाजार में प्रोडक्ट्स की उपलब्धता बढ़ी और कई सामानों के कई विकल्प हो गए। वैश्विक स्तर पर रूस के विघटन ने भी स्थितियों के बदलाव पर आक्रामक असर डाला। संयुक्त रूस के विघटन ने दुनिया भर में पूंजीवाद के उन्मुक्त विकास को अत्यंत संभावनाशील बना दिया और हमारे सामने एक नया समाज था। नए समाज में सूचनाओं और घटनाओं का विशाल भंडार था, परंतु प्रयाग जी की कहानियाँ बिल्कुल नई कहानियाँ भी, मध्य वर्ग की कहानियाँ होने पर भी वे बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति के जो मूल्य हैं उनसे छिन्न भिन्न, उस मूल्यों से में प्रभावित और उस मूल्यों से कैरिड होने वाली कहानियाँ नहीं हैं। 60 के दशक की एक कहानी उनकी सामान को जब हम लोग पढ़ते हैं, जो एक दुनिया समानांतर में संकलित है, उसमें एक टेबल क्लॉथ को लेकर एक दंपत्ति की चिंता और उसका लगाव एक अद्भुत सी चीज़ हमें दिखती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर अपने अभावग्रस्त जीवन से निकलने का भी एक स्वप्न, एक आकांक्षा वहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रयाग शुक्ल की कहानियों में हम यह भी देखते हैं कि स्त्रियां आती हैं, तरह तरह से स्त्रियां आती हैं और वे स्त्रियां पारंपरिक स्त्रियां हैं, लेकिन अपनी अस्मिता के लिए पूरी तरह से सचेत स्त्रियां हैं। कच्चा रास्ता इनकी जो एक कहानी है, नलिनी अपनी अस्मिता के लिए अपने वैवाहिक जीवन को छोड़ देती है और हमें यह दिखाई पड़ता है कि प्रयाग जी की कहानियों में जो स्त्रियां हैं वो मजबूत स्त्रियां हैं। बाद के दशक में इन्होंने जो भी कहानियां लिखी उसमें जो स्त्रियां आती हैं, धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि प्रयाग जी की कहानियों में पहले बहुत संवाद आते थे। 50 के दशक की कहानियों में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। निबंध और आत्मालाप शैली ज़्यादा आती जा रही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर कहानी संग्रह में कई कहानियाँ प्रेम कहानियाँ भी हैं और इसमें स्त्री अतीत की स्मृतियों में जाकर अपने युवा दिनों के प्रेम को याद करती है। ये कहानियाँ लगाव की कहानियाँ हैं। अनकहे प्रेम की उड़ती उड़ती सी लहर आती है और पाठक को भिगोकर चली जाती है। प्रयाग शुक्ल की प्रेम कहानियाँ जटिल प्रेम कहानियाँ नहीं हैं। ये कहानियाँ सरल सहज है। पात्रों के जीवन में कोई अनकहा प्रेम रह गया है और बाद के सालों में वह एक स्मृति बनकर याद आता है, पीड़ा और अवसाद बनकर नहीं। प्रेमी पात्रों की अपनी अपनी गृहस्थी जम गई है और वह अनस्पोकन रूप में ही, हल्के से याद के रूप में ही एक स्मित मुस्कान पाठक के चेहरे पर भी छोड़ जाता है। उजली हंसी कहानी में कभी किसी प्रयाग शुक्ल कभी किसी गंध से नॉस्टैल्जिक होते हैं तो कभी किसी हंसी से, और लेखक के साथ हम भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और कहानी के अंदर से कहानी और कहानी के अंदर से कहानियाँ निकलने लगती है, जैसे गुड़िया के अंदर से गुड़िया। वह अंतर्देशी कहानी जो है वह जिस वाक्य से शुरू होती है उससे कई पन्नों तक जिज्ञासा बनी रहती है। पात्र यह कहता है कि मैं बहुत दिनों से लिखना चाहता था। कहानी फर्स्ट पर्सन में शुरू होती है। कहानी का जो पात्र है वह कोई एक ऐसी जगह खोज रहा है जहाँ पर अकेले वह उस अंतर्देशी को पढ़ सके, नॉस्टैल्जिक हो सके और उस पत्र के संसार में अकेले डूब और उतर सके। कहानी के चरित्र को वे दिन याद आते हैं जब उसके पिता के पास व्यवसाय था और वह व्यवसाय डूब गया और फिर कैसे उसने अपने जीवन को खड़ा किया। संघर्ष के दिन भी याद आते हैं। पात्र स्वयं से संवाद कर रहा है। इस तरह हम यह देखते हैं कि प्रयाग शुक्ल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें दो संसार साथ में चलते हैं। एक तरह से तीन संसार, पाठक का अपना एक संसार है और उसमें जो पात्र है उसका एक अतीत जो वह जीवन जी चुका और एक उसका वर्तमान। तो इस तरह से कई कई संसारों में आवाजाही पाठक की होती रहती है। कच्चा रास्ता कहानी जो है वह प्रकृति, उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम भी दिखते हैं। नलिनी जो है वो रिटायर हो चुकी है और उसकी असफल शादी है। मानसिक प्रताड़ना के कारण वह लौट आई है। जैसा कि मैंने कहा कि
प्रयाग जी की कहानियाँ जो हैं उसमें जो स्त्रियाँ आती हैं वो मजबूत स्त्रियाँ हैं। इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर में जो कहानियाँ हैं और उसके अलावा मैंने जो कहानियाँ प्रयाग जी की पढ़ी है, उससे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं वो ये कि कहानियों में कोलकाता तरह-तरह से आता है, कभी पाथेर पांचाली के रूप में, कभी किसी गंध से, कभी किसी फूल के द्वारा और कभी किसी नदी को याद करते हुए। इस तरह से प्रयाग जी की कहानियों का जो वितान है, उस वितान में हम यह देखते हैं कि उनकी कहानियाँ जैसे पहला कहानी जो संग्रह था अकेली आकृतियाँ का जो अकेलापन और अवसाद है, उसके और कई शेड वो बाद की कहानियों तक आते रहते हैं और एक वितान सा बनता है, जो अकेलापन वहाँ पर जो शुरू हुआ था, वो बाद के दिनों में वह पूरी तरह से उस वहाँ से वह गायब नहीं है, वह एक अलग शेड में अलग तरह से निर्मित होता है। इस तरह से प्रयाग जी की जो कहानियाँ हैं, उसमें बहुत सुंदर-सुंदर कोटेशन भी हैं। जैसे एक कहानी का मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि प्रयाग जी की कहानियाँ जैसे मैंने स्त्री की बात की कि स्त्री जो है मजबूत स्त्रियाँ हैं, लेकिन वो पारंपरिक स्त्रियाँ हैं और वहाँ पर एक बहुत सुंदर वाक्य है कि संकोचशील सी होती हुई एक कहानी में वह अपने वस्तुओं को भी तो इसी प्रकार हल्की सी हरकत के साथ संभालती है, जब कोई अपरिचित पुरुष उनके पास आकर बैठता है। तो यह जो उद्धरण है, इस उद्धरण से हमें यह पता चलता है कि उनकी कहानियों में उस मूल्यों की बात है, जो कि स्त्रियाँ जो हैं, स्त्रियों प्रयाग जी की कहानियाँ बहुत परिवार में रूटेड कहानियाँ हैं और घर, परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, पेड़, पौधे, प्रकृति, ये सारी चीज़ों से उनकी कहानियों का एक वितान बनता है और उनकी स्त्रियाँ भी उस पूरे एक परिवेश के साथ में हमें दिखाई देती हैं। इस तरह से प्रयाग जी की जो कहानियाँ हैं, वह हमें बहुत कुछ गाहे-बगाहे देती हैं और यह मुख्य रूप से संक्षेप में मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर कहानी के संदर्भ में कुछ बातें अपनी रखी। जी, अर्पण जी। जी, शुक्रिया शर्मिला जी इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर प्रयाग जी से संबंधित कुछ संस्मरण भी हमसे साझा करें। जी। और मित्रों, अभी बहुत अच्छी बातचीत हुई प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों को लेकर और कैसे एक कहानीकार लगातार अपने आप को बदल भी रहा होता है। उनकी कहानियां अपने हिसाब से बदल रही हैं, एक जैसी नहीं है, एक रूपता नहीं है। उसकी भी चर्चा शर्मिला जी ने की कि पहले जहां प्रयाग जी की कहानियों में संवादों की अधिकता होती थी, कालांतर में वह संवादों की बहुलता कमने लगती है। ऐसे कई बारीक जो तत्व हैं कहानियों में आए बदलावों के, उसकी ओर भी हमारे वक्ता का ध्यान गया है। जी शर्मिला जी। जी, तो अर्पण जी, मुझे ऐसा याद आता है कि प्रयाग जी को मैंने सबसे पहले शायद 1995 में या 1994 में मैंने देखा था। 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में अशोक सेक्सेरिया जी के घर पर उनके खाट पर बैठे थे प्रयाग जी और अपनी पाइप साफ कर रहे थे। वाह। प्रयाग जी उन दिनों पाइप पीते थे और मैंने उनको उन्होंने मेरे सामने पिया नहीं, मैंने पीते हुए देखा भी नहीं, लेकिन वो साफ कर रहे थे बड़े समर्पित भाव से, डेडिकेटेड होके। तो वो मेरे मन में, ज़हन में वो एक स्मृति है। उसके बाद धीरे-धीरे प्रयाग जी की पुस्तक मैंने देखना सबसे पहले पढ़ी, जो कि मैंने बताया, और उस पुस्तक से मेरा प्रयाग जी से संबंध बना और प्रयाग जी की
प्रयाग जी से मेरे पत्र व्यवहार 1996 से शुरू हुए और उनका अंतिम पत्र 2005 का है। उन्होंने रंग प्रसंग के पैड पर भी मुझे एक पत्र लिखा जिसमें टाइप पत्र भी है, उनके हाथ का लिखा हुआ पत्र भी है। तो प्रयाग जी अपने पत्रों में विभिन्न तरह की बातें करते थे। जो पुस्तक मैंने पढ़ी मैं उसकी बात कहती थी, तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने जो पढ़ी, जिस जगह की वो यात्रा कर रहे हैं और जो उनका जिस तरह से कई विधाओं में वो लिखते थे, तो कई विधाओं की बात किस की किताब उन्होंने उस समय पढ़ी और कौन सी पुस्तक उन्हें अच्छी लगी, वो पढ़ने के लिए भी आग्रह करते थे। तो मुझे ऐसा हमेशा लगा है और इन दिनों में कोरोना काल में मुझे ज़्यादा लगा है कि प्रयाग जी के वो पत्र और प्रयाग जी की उपस्थिति आवा की तरह है। यानी हम आवा लगाते हैं, उसमें बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन उतरते हैं और ये देखा जाता है कि ठीक तापमान उसमें फैला है या नहीं, या हवा ठीक से फैली है नहीं। प्रयाग जी ने उत्तरार्ध में जिस तरह से पेंटिंग करना शुरू किया, उनका जीवन एक उदाहरण है हम युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए, कि किस तरह से अपने आप को हम रचनात्मक बनाए रख सकते हैं। और यदि किशन पटनायक से यदि मैं शब्द लूँ, तो विकल्पहीन नहीं है दुनिया। रचनात्मक जीवन बनाए रखने का कोई भी विकल्प नहीं है और हम विकल्पहीन जीवन नहीं, हमारा जो समय है विकल्पहीन नहीं है। हम कुछ न कुछ खोज सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं। और यदि गांधी जी से मैं शब्द उधार लूँ, तो यह प्रयाग जी का सत्याग्रह है एक तरह से, कि पिछले उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से रोज 365 दिन एक चित्र बनाया और न सिर्फ बनाया, साझा भी किया। तो प्रयाग जी का होना आवा इसलिए भी है कि प्रयाग जी युवा के साथ बहुत जुड़ते हैं, जो कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरे भी कई लोग रहे जिनसे मैंने संवाद किया, जिनसे मेरे पत्र व्यवहार हुए, लेकिन प्रयाग जी की बहुत आस्था है युवा लोगों पर। और 2004 में उन्होंने मेरे ऊपर एक संस्मरण लिखा, जबकि मेरी कोई पात्रता नहीं थी, आज भी ऐसी कोई पात्रता नहीं है। और उस समय उन्होंने यह जो किया वह मेरे जीवन में एक शिलालेख की तरह यह बात अंकित हो गई कि कहीं कोई मेरे लिखे को पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ है जिसको वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने हर पत्रों में मेरी नई कहानी, उस समय पहली कहानी जो तलाश छपी थी वो, फिर मेरा उपन्यास था शादी से पेश तक, या फिर उसके बाद जो भी मैंने कहानियाँ लिखी, मेरी एक चर्चित कहानी बूढ़ा चांद, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया की और उसके बारे में वो छोटे छोटे डिटेल्स बताए जो कि प्रयाग जी ही बता सकते थे। तो प्रयाग जी के साथ रहते हुए प्रयाग जी की जो भूमिका है, एक अभिभावक की भूमिका भी है। और कोरोना काल में ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब एक दो बार मेरा बहुत मन खराब हुआ तो मैंने सबसे पहला फ़ोन प्रयाग जी को ही लगाया। तो प्रयाग जी ने तरह तरह से युवाओं को सहारा दिया और संभाला है अपने रचनात्मक जीवन के द्वारा भी। उन्होंने बहुत मान दिया है सभी को। और मैंने ये भी देखा कि प्रयाग जी लगातार अपनी पत्नी को ज्योति जी कहते रहते हैं। पति को तो जी लगा के बोलते हैं लोग, लेकिन पत्नी को ज्योति जी। तो मैं इस मूल्य में आगे बढ़ी हूँ और बड़ी हुई हूँ इस मूल्य में, कि आप अपनी पत्नी को भी ज्योति जी कहकर समाज के सामने संबोधित कर रहे हैं। और कई तरह की चीज़ें हैं जो हम कई चीज़ों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे अंदर जाती रहती है। प्रयाग जी जो है, उन्होंने मुझे पिछले दिनों 2 साल में जब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अपने सिरहाने सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की पुस्तकों को रखता हूँ। और उन्होंने कहा कि जब कभी मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत काम कर लिया, तो मुझे पीछे से एक चपत पड़ती है जब मैं बड़े लोगों को और बड़े साहित्यकारों के काम को देखता हूँ। तो यह हमारे बीच में यह तरह-तरह की जो बातचीत है, इससे मैंने
अपनी तरह से कई चीज़ों को समझा और सीखा है। प्रयाग जी ने इन दिनों एक यह भी बात कही, एक उद्धरण वो हमेशा बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कोई रोते रहे, कोई खोते रहे, अपना रथ पर हम जोते रहे। कोई रोते रहे, कोई खोते रहे, अपना रथ पर हम जोते रहे। प्रयाग जी ने हमेशा कहा कुछ भी हो जाए, पर अपना कोना, जो लिखने का कोना है, वहाँ पर बैठना और लिखना। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो और आज भी मैं देखती हूँ कि प्रयाग जी फेसबुक पर किस रचनात्मक ऊर्जा के साथ अपनी चीज़ों को साझा करते हैं और कितने युवा कवि, कवित्रियाँ उनसे जुड़ती हैं। वो किस तरह से, कैसे वो धीरे-धीरे उनका एक परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले कई सालों से, वर्षों-वर्षों से देखी है और इन सबको याद करते हुए मेरे मन में प्रयाग जी के लिए हर दिन मान पहले से ज़्यादा बढ़ा है। जी, अर्पण जी। क्रिया शर्मिला जी। और अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक प्रतिक्रियाओं को ले लेते हैं जो आ रही हैं हमारे पास। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, उसे ले लेते हैं। वे लिख रही हैं, प्रयाग जी की कहानियों के विस्तृत फलक और कालखंड को उस पूरे दौर के सामाजिक राजनैतिक परिवेश से जोड़कर बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया शर्मिला जी ने। आपको शंपा शाह जी की ओर से हार्दिक बधाई। जी, शुक्रिया और इसी शंपा। तरह से जी केपी शाह जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, प्रयाग जी की आत्मीय छवि के साथ उनकी कहानियों का मर्म भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। और कई प्रतिक्रियाएं बाल कीर्ति जी की और सरोज मिश्र जी की, सरोज मिश्र जी और प्रयाग शुक्ल जी शशांक के बनाए चित्रों की तारीफ कर रहे हैं। सरोज जी लिख रही हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर मर्म भरे चित्र जो मुझे लिखने को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। और स्वयं प्रयाग शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, यह सुखद है। वे लिख रहे हैं, शशांक के चित्र अच्छे लगे और उसकी माँ शर्मिला तो बातें बहुत अच्छी तरह रख रही हैं। मैं स्वयं अपनी प्रयाग कहानी। जी आवा की भूमिका है ना प्रयाग जी की, तो हम लोग ठीक ही बर्तन उतर गए उनके आवा से। वाह, मैं स्वयं अपनी कहानियों की ओर आज के इस प्रसंग से बहुत दिनों बाद लौट सका हूं। निश्चय ही ऐसा होता है जब बहुत तरह की विधाओं में कोई लेखक संलग्न होता है, तो एक के बाद एक, कभी किसी विधा के साथ, कभी किसी विधा के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ चलता है। और अरुण सितांश जी जुड़े हुए हैं और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। एक और प्रतिक्रिया खास तौर से शाह साहब रमेश शाह जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वे लिख रहे हैं, प्रयाग जी की कहानियों की सच्ची रीझ बूझ झलकती है शर्मिला के वक्तव्य में, कहानियों का विकास क्रम भी। तो एक बेहद बहुत बहुत महत्वपूर्ण जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब। और ऐसे ही हमारे साथ और मित्रगण, मैं बाद में कुछ और मित्रों के नाम लूंगा जो बचे हुए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। और हमारे साथ जितेश्वरी साहू जी भी जुड़ी हुई हैं और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। एक एक करके बाकियों के नाम लेंगे कार्यक्रम के अंत में। अभी हम उन चित्रों की ओर बढ़ते हैं जो हमें शर्मिला जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। एक बार उन चित्रों को देख लें और उन पर शर्मिला जी की टिप्पणी ले लें और फिर कुछ अन्य पक्षों पर बात करेंगे। जी, ये कुछ एक चित्र है मित्रों, तो आप देखिए, जिसमें प्रयाग जी हैं और तमाम लेखक गण हैं। जी हाँ, अर्पण जी, तो ये प्रयाग जी के साथ में अलका जी बैठी हुई हैं और कुछ साल पहले की बात है, अगस्त का महीना था। अशोक सिरसिरिया जी जो थे, उनका जन्मदिन था
और अवसर ऐसा था कि प्रयाग जी कलकत्ते में थे, तो हमारे घर में सब इकट्ठे हुए थे। कोरोना के पहले प्रयाग जी आ पाते थे, अभी बीच में कोरोना का ये जो 2-3 वर्ष गया, वह वर्ष उन सालों में प्रयाग जी का आना बिल्कुल नहीं हो पाया कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं और जी कुछ एक अर्पण जी। चित्र। हाँ, हुँ। यह देखिए प्रयाग शुक्ल जी का एकल चित्र। हाँ, ये वही है, उसी कलकत्ते मेरे घर की ये तस्वीर है। जी प्रयाग जी हमेशा सिग्नेचर साइन करके किताब देते थे, अपनी किताब और कविता की किताब, बाल कविता, कहानी, उनके साथ ही रहती थी हमेशा किताबें। वाह। और आगे बढ़ते हैं। ये प्रयाग जी कुछ साल पहले कलकत्ता आए थे और मैं, ये मेरे पति हैं अमित जालान, हम लोग मिलने गए थे प्रयाग जी से। तो प्रयाग जी जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ की तस्वीर है। तो बहुत जी पुरानी नहीं है, पिछले 5-6 सालों की तस्वीरें हैं सब। वाह। जी और आगे बढ़ते हैं। यह भी मेरे घर की ही तस्वीर है। किताबें देखिए इनके पास कितनी किताबें। हाँ, ये कोई फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था बच्चों का, बच्चों के हम्म। ऊपर बहुत तरह के कैंप जैसे लगे थे, कलकत्ते का ही चित्र है ये। तो प्रयाग जी अपनी बाल कविताओं के साथ आए थे और उनकी एक कविता में हाथी आता है, पंखा जो है उसका भी ज़िक्र है, तो उन्हें एक पंखा भी दिया गया था कि वो अभिनय करके पंखे के साथ अपनी कविता पढ़ाएँ। तो मैं और अलका जी हम लोग वहाँ पे गए थे प्रयाग जी को। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ में उनकी माँ बैठी है, बच्चों को लेकर। जी बच्चों की कविताएँ सुना रहे हैं प्रयाग जी। जी इस चित्र के बारे में आप कुछ कह रही थी, जो बात अधूरी रह गई। हाँ, इसके बारे हाँ, में कुछ कह रही थी आप। हाँ, हाँ, मैं यही कह रही थी कि प्रयाग जी के पास हमेशा माफ इतनी माफ किताबें। कीजिएगा, माफ कीजिएगा। 1 मिनट रुकें, बार बार चित्र आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जी, आप जी। बताएं। ये देखिए, आप इनके हाथ में देखिए, कई किताबें हैं। हम्म। तो इनके पास प्रयाग जी हमेशा इतनी किताबें साथ में रखते हैं और वो हम लोगों को उपहार स्वरूप देते रहते हैं। वाह। और अब आगे कुछ और चित्र ले लें। और मित्रों, जी ये प्रयाग जी कलकत्ता आए थे और मिलने मैं गई थी, तो जिस होटल में ठहरे थे प्रयाग जी, वहाँ की तस्वीर। प्रयाग जी यात्राएँ करते रहे हैं, कलकत्ते आते रहे हैं। ये वही कोलकाता का एक कोई फेस्टिवल था यहाँ पे, जिसमें उसी की चित्र है, जो अभी मैं बता रही थी कि कविता में पंखे का ज़िक्र आता है, तो उन्हें पंखा भी दिया जाता है और पंखे को लेकर वो अभिनय भी करते हैं। वाह। जी तो इस तरह से यह यात्रा भी हम मित्रों यहाँ पर समाप्त करते हैं। और देखिए, इन चित्रों को दिखलाने का यही उद्देश्य है कि लेखकों के बीच जिस तरह के अंतर संबंध है, जैसी आवाजाही है, वह कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक दूसरे से लेखकगण लगातार समृद्ध होते हैं, जानते समझते हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा लगता है कि मैं जिन लेखकों के साथ ज्यादा खुला हुआ हूं, ज्यादा उनसे संवाद मेरे होते हैं, उन पर मैं ज्यादा बेहतर ढंग से लिख पाता हूं, उन्हें ज्यादा पढ़ पाता हूं। शायद मेरी इस बात से और लोग भी सहमत होंगे। लेकिन कई मित्रगण ऐसे भी हैं जो हमें यह भी कहते हैं कि कई बार किसी लेखक से, किसी कलाकार से मिलने पर मोह भंग भी होता है। यह स्थितियां भी हैं, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी होंगी शर्मिला जी। मगर जहां सुदीर्घ संबंध है, जहां भी कोई संबंध लंबे समय तक चल रहा है, वह दोनों ही तरफ के जो एक मूल्य है, दोनों ही तरफ की जो एक सकारात्मकता है, उसके कारण ही संभव है। और जी, मुझे तो यही बिल्कुल। लगता है कि लेखकों, कलाकारों के बीच की यह आवाजाही हमेशा बनी रहे और अलग अलग पीढ़ियों के बीच यह यूं ही जारी रहे। जहां कहीं भी कम है, युवाओं के बीच भी
संवाद इधर अपेक्षाकृत कम हुए हैं, उसे भी पाटने की जरूरत है। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से ये जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका भी यही उद्देश्य है। और बिल्कुल अर्पण जी। जी, अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और उस पड़ाव पर हम शर्मिला जी से उन कुछ पत्रों को, उन पत्रों के अंशों को सुनेंगे जो पत्र उन्हें प्रयाग जी से प्राप्त हुए हैं, और उसका एक इमेज, उसके कुछ इमेज भी हमारे पास हैं, हम उन्हें भी दिखाएंगे। तो आप पत्रों को जो भी आपको पसंद हो, जो अंश, शर्मिला जी उसे पढ़ें। जी जी अर्पण जी, प्रयाग जी ने मुझे 1997 में 1997 में एक पत्र लिखा था भोपाल से, और सांची गए थे प्रयाग जी शाह साहब के साथ, उसका जिक्र उन्होंने किया। बहुत लंबा पत्र है वो। तो प्रयाग जी हर मोर्चे पर अपनी तरह से सक्रिय रहे हैं, और ये हमें सिखाता है कि हम तरह तरह की विधाओं में काम कर सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। 11 फरवरी प्रयाग जी ने मुझे भोपाल से, शिमला से, दिल्ली से, कई जगहों से पत्र लिखे थे। यहाँ पे मैं भोपाल से लिखा हुआ पत्र, 11 फरवरी 1997। हाँ, 8 फरवरी की सुबह मैं दिल्ली से भोपाल आया था। यहाँ चित्रकार रज़ा, जो कैटलॉग मैंने तुम्हें दिया था, उसके आवरण पर इन्हीं का चित्र प्रकाशित है कि एक बड़ी प्रदर्शनी लगी है। रज़ा इसके लिए स्वयं आए हुए हैं, और उनकी कला पर 8 फरवरी को एक बातचीत भी आयोजित थी। मैं उसी परिसंवाद के लिए आया था। आज दिल्ली वापस लौट रहा हूँ। 9 फरवरी को मैं कुछ लोगों के साथ सांची गया था। रमेश चंद्र शाह भी थे। सांची मैंने पहले भी 3 बार देखा है, पर इस बार कुछ अधिक अच्छी तरह से देख पाया। मौसम बहुत साफ था। सांची का स्तूप और उसके सभी द्वार और उन पर शिल्पित बीसियों दृश्य खुली धूप से ही देखने पर मन और आँखों को और अधिक भाते हैं। कल और रुक गया था। मेरे मित्र कवि कथाकार प्रभात त्रिपाठी भी राउल किला से आए हुए हैं, उन्हीं के साथ एक और दिन बिताने की इच्छा से। इस बीच अशोक जी को भी पत्र नहीं लिख सका, दिल्ली पहुंचकर लिखूंगा। अशोक सिक्सेलिया। तुम्हारा पत्र पाकर बहुत अच्छा लगा। इसकी ज़्यादातर बातों से मेरी सहमति है, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि सर्जन का ही आनंद है, समीक्षा का उतना नहीं। उतना और वैसा ही आनंद समीक्षा का भले न हो, पर सर्जनात्मक समीक्षा लिखने और पढ़ने का भी अपना विशेष आनंद है। रचना और आलोचना एक ही चीज नहीं है, यह सच है, पर दोनों में कोई बड़ा द्वैत भी नहीं है। निश्चय ही ज्यादातर पाठकों तक रचना ही पहुंचती है, और कोई चेखव या प्रेमचंद या प्रसाद निराला को पढ़ते हुए किसी समीक्षा को ध्यान में रखकर उनकी रचनाएं प्रायः नहीं पढ़ता। पर किसी भी काल की रचना में आलोचना समीक्षा का एक बड़ा योगदान रहता है। यह समीक्षा कई रूपों में और कई तरह की हो सकती है। हम भी एक दूसरे की रचना पर जो बातचीत करते हैं, पत्रों में किसी रचना पर चर्चा करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कभी कभी लिखकर भी, क्या उसका आनंद नहीं है? उसकी सार्थकता तो स्वयं सिद्ध है ही। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि हर रचनाकार समीक्षा भी लिखे। विनोद कुमार शुक्ल तो लेख, टिप्पणियां आदि आदि कुछ भी नहीं लिखते, पर आपसी बातचीत में चर्चा, समीक्षा, रचनाओं की वे भी करते ही रहते हैं। दरअसल किसी भी कृति को पढ़ना और सराहना उसकी समीक्षा ही तो है, या यह भी तो है। अगर सर्जन का आनंद है तो पढ़ने, देखने और इस प्रक्रिया में चलने वाली समीक्षा का भी आनंद है। समीक्षा का लिखित रूप भी अगर सर्जनात्मक हो तो उसका भी अपना आनंद है। बहरहाल मैं तो कुछ सामान्य सी बातें हैं जो तुमसे साझा कर रहा हूँ, जिनसे तुम परिचित हो, और उन्हीं की मैंने याद दिलाई है। तुमने मेरी कहानियों को इतने ध्यान से पढ़ा और इन पर लिखा भी, इससे मेरा हर्षित होना स्वाभाविक है।
फिर प्रयाग जी अपनी डायबिटीज और की। यहीं पर प्रयाग शुक्ल जी की एक और यह प्रतिक्रिया, एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। प्रयाग जी लिख रहे हैं कि आज यह भी याद आ रही है यह बात कि अशोक सेक्सरिया और मैं राम कुमार जी की कहानियों से बहुत प्रभावित रहे। मेरा मानना है कि वे जितने बड़े चित्रकार थे उतने ही बड़े कहानीकार भी। और एक बात यहाँ पर प्रसंगवश शर्मिला जी कह दूं, क्योंकि बात राम कुमार जी की हो रही है, तो जब हैदराबाद से प्रयाग शुक्ल अपनी प्रारंभिक युवावस्था के दिनों में ही दिल्ली आते हैं, तब कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। उनमें एक बड़ी कठिनाई आवास की भी कठिनाई है। ऐसे में यही राम कुमार जी आगे आते हैं और उन्हें रहने के लिए अपना स्टूडियो देते हैं। वह स्टूडियो जहां वे कुछ एक घंटों के लिए आया करते थे। इन दोनों ही रचनाकारों ने उस स्टूडियो की दो चाबियां रखी। एक चाबी राम कुमार जी के पास और एक चाबी प्रयाग शुक्ल जी के पास। प्रयाग जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर राम कुमार जी ने वह स्टूडियो रहने के लिए मुझे नहीं दिया होता तो संभवतः मुझे दिल्ली से लौट जाना भी पड़ता। ये छोटे छोटे सहयोग कितना काम आते हैं और कैसे एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। एक लेखक के संघर्ष को कुछ ठौर देते हैं, कुछ विराम देते हैं। मगर जहां लेखक का संघर्ष कुछ थमता है, वहीं उसका दायरा बढ़ता है। प्रयाग शुक्ल जी अगर स्वयं आज पेंटिंग बना रहे हैं या लंबे समय तक कलाओं पर लिखते आए हैं, तो उसके पीछे राम कुमार जी का वह वरद हस्त भी है, जिसके कारण वे तमाम चित्रकारों से मिल सके और उनकी दुनिया समृद्ध और समृद्ध होती चली गई। जी शर्मिला जी। जी अर्पण जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक पत्र और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग विराम लेते हैं। हाँ, यह लेकिन एक पत्र बात कह दूं, अगर मित्र लोग जुड़े हुए हैं और आप भी न थकी हो, तो कहानी पर यह चर्चा तो समाप्त हो ही गई है। मगर चूंकि एक कहानी की आपने तैयारी भी की है और हमारे मित्रगण भी जुड़े हैं, तो देखते हैं अगर मित्रों की प्रतिक्रियाएं आई तो हम उस कहानी को भी आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आप स्वयं भी ना थकी। जी, पत्र पढ़ लें। हाँ, शिमला से यह पत्र प्रयाग जी ने लिखा है, 27 अप्रैल 1998, 1998। तुम्हारा पत्र कई दिनों पहले मिला था, मुझे ही पत्र लिखने में देर हो गई। तुमने मेरा उपन्यास पढ़ा और वह तुम्हें अच्छा भी लगा जानकर खुशी हुई थी। अंत से या कहूँ कुछ अंतिम पृष्ठों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पर चाह कर भी मैं उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। 2-3 बार वह हिस्सा लिखने के बावजूद ठीक से कुछ बन नहीं पाया। उपन्यास अगर लगातार न लिखा जाए तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। लौटकर आने वाले दिन का अंतिम 1/4 हिस्सा तब लिखा गया जब शुरू का 3/4 कोई साल भर पहले लिख गया था। यानी अंतिम हिस्से के लिखे जाने में शेष हिस्से से कोई साल भर का अंतराल रहा। बहरहाल, तुम्हें कहीं से नीलेश रघुवंशी का कविता संग्रह घर निकासी मिले तो पढ़ना, यह मुझे अच्छा लगा है और इस बार मैंने इंडिया टुडे हिंदी के अप्रैल अंक में लिखा भी है। मेरी छोटी बेटी रोहिंटन मिस्त्री का उपन्यास इन फाइन बैलेंस खरीद लाई थी। वह मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। अलका सरावगी जी का उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा है, इस पर मैं इंडिया टुडे में लिखूंगा। हाँ, तुम्हारे उपन्यास का क्या हुआ? उसका शुरू का हिस्सा मुझे अच्छा लगा था, उसे पूरा तो ज़रूर करना। लिखने के दौरान भी बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं या घटित होती हैं, यह तुम जानती ही हो। यह पत्र तुम्हें शिमला से लिख रहा हूँ।
यहाँ हम लोग YWCA में ठहरे हैं, जो मॉल के पास ही है। साथ ही बड़ा डाकघर है, जो पत्र लिखने को उकसाता है। सामने का दृश्य पहाड़ों का सुंदर है। ज्योति जी और मैं शिमला में 4-5 मई तक रहेंगे, फिर सोलन जाएंगे। मैं 5-6 मई तक दिल्ली पहुंचूंगा। पत्र देना, प्रयाग। जी अर्पण जी। आप करें एक छोटी सी झांकी इन पढ़े गए पत्रों में से कुछ एक की हम यहाँ पर दिखा लें, और उसके बाद अगर मित्रगण चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि शर्मिला जी उस कहानी को भी पढ़ें। और एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी और छोटी कहानी भी है प्रयाग जी की, जिसे हम आज सुन सकते हैं। और इससे यह चर्चा परिचर्चा जो है कहीं ना कहीं पूर्ण भी होगी। तो वे जो संभव हो तो उस कहानी को पढ़ें शर्मिला जी, जी, अच्छा ही रहेगा। पाठक हमारे ऑडियंस तो चले जाएंगे सोने। हाँ, नहीं जाएंगे, छोटी कहानी है और सभी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, जी, तो स्वागत। सड़क का दोस्त कहानी जो है वह प्रयाग जी की मुझे चारुलता फिल्म की याद दिलाती है, और यह छोटी सी कहानी है। हाँ, अब देखिए हमारे मित्र की प्रतिक्रिया भी आ गई। कंचनजंगा पत्रिका से जुड़े हुए हैं हमारे साथी जी, प्रदीप प्रयाग। त्रिपाठी जी सिक्किम से। वे कह रहे हैं कि कहानी पढ़ी जानी चाहिए। स्वागत है। जी जी। सड़क का दोस्त उनकी शुरुआती कहानी में 1958 में यह प्रकाशित हुई थी। जी सड़क का दोस्त। पीछे सब कुछ धुंधला है, कम से कम उसके लिए। और अब स्पष्ट यह है कि जब उसके मास्टर उसे पढ़ाकर चले जाते हैं, तो वह कोई किताब लेकर अपनी पहिएदार कुर्सी को बरामदे में डलवा लेता है। फिर वहां बैठकर वह सामने फैली लंबी सड़क को देखता है, उस पर जाने आने वाले लोगों को देखता है, फिर उन सब से ऊब कर किताब के प्रश्नों में अपनी आंखें गड़ा लेता है। जब कभी कमरे में बड़े भाई टेनिस रैकेट को घुमाते हुए किसी अंग्रेजी फिल्म का गीत गाने लगते हैं, तो कमरे की ओर निहारता है, लेकिन फिर न जाने उसे कैसा कैसा लगने लगता है। वह फिर सीधा बैठ जाता है और सामने दूसरे फुटपाथ पर बनी चाय की दुकान की ओर देखने लगता है। सीढ़ियों पर धम धम आवाज सुनाई पड़ती है। अक्सर यह उसकी बहन और उसकी क्लास की सहेलियों के पैरों की आवाज होती है, और खिलखिलाहट यदि सुन पड़ी तो लीला की। हाँ, वह इतनी जोर से हंसती है। लीला शुरू में जब इस घर में आई थी, तो कई दिन उसे बरामदे में ही बैठा पाया था, तो बहन से कहा था, सच अ लेजी बॉय। और जब बहन ने सारी बात बताई, तो उसने बहुत अफसोस प्रकट किया था। वह उसके पास भी आई थी, कहा था, आई एम सॉरी, और वह चुपचाप व्यथा से मुस्कुरा दिया था। अक्सर नाश्ता लेकर भाभी आती हैं, माँ बहुत कम आती हैं। पहले बहुत आती थीं। भाभी आकर बैठती हैं तो बातें भी करती हैं, कभी कभी कोई गीत भी सुनाती हैं, और इस बात पर आश्चर्य प्रकट करती हैं कि एक बार पढ़कर या सुनकर ही वह इतनी सारी चीज़ें कैसे याद कर लेता है। माँ जब कभी आती हैं तो इतना भर कहती हैं, जब देखो पढ़ रहा है, या तूने कभी सड़क नहीं देखी क्या, बस निहारे जा रहा है, अब आंखें भी खराब कर ले। इस भी को भी वह चुपचाप निगल लेता है। कभी कभी उसे लगता है ये 15 साल कैसे बीत गए, यूं ही कमरों और बरामदों में रेंगती हुई इस कुर्सी पर बैठे बैठे ये 15 साल कैसे बीत गए। हाँ, अपने जीवन के 15 सालों में वह 2 बार दिल्ली गया है, इलाज के लिए बस। सड़क से इतनी पुरानी दोस्ती की बात सोचकर वह कभी कभी भर आता है, और फिर बहुत ही आश्चर्य से सड़क को देखने लगता है। इधर कई दिनों से उसे व्यस्त रहने के लिए बहुत कुछ मिल गया है। दूसरी ओर का फुटपाथ आदमियों से भर गया है। अब वह पुरानी और टूटी फूटी चीज़ों के अजायब घर के तरह है। फटे पुराने कपड़े, बोरे, लकड़ियाँ, टूटे फूटे बर्तन, और आकाश की ओर निहारते हुए छोटे छोटे बच्चे। पेट पर हाथ मार मार कर
हर चलने वाले से वे पैसे मांगते हैं। लड़ती झगड़ती और चिल्लाती हुई स्त्रियां हैं। शाम ही से जल पड़ने वाले अनगिनत चूल्हे और उनकी आग है। इसी तरह और भी बहुत कुछ। लेकिन न जाने क्यों बार बार उसकी आंखें लैंप पोस्ट के पास वाले पेड़ के नीचे बैठे हुए लड़के की ओर चली जाती हैं। चुपचाप बैठा हुआ वह लड़का किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लगता है। उसको घेरे कोई न कोई बैठा ही रहता है। कभी कभी पेट पर हाथ मार मार कर पैसे मांगने वाले लड़के अगर कोई चीज़ पा जाते हैं तो उसे लाकर जरूर दे देते हैं। जब कभी वह दर्द भरे स्वर में गाने लगता है तो हर चलने वाला रुक जाता है और फुटपाथ पर रहने वाले लोग उसे घेर लेते हैं। रात कोई स्त्री आकर उसे अपने हाथों से खाना खिला जाती है, शायद उसकी माँ। भाभी यह बात जान गई है। जान क्या गई है, उसने खुद उन्हें बताई थी। देखो भाभी, वह लड़का भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। भाभी ने उस ओर देखा तो पाया कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। कई लड़के उसे घेरे हैं। उनमें से एक उसे खाने की कोई चीज दे रहा है। सब कुछ समझते हुए भी भाभी ने यूं ही पूछा, क्यों, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वह बस इतना कहकर रह गया। उस दिन भाभी बहुत देर तक उसके पास बैठी थी। शायद भाभी ने माँ से बताया था और माँ ने पिताजी से। पिताजी ने शाम को फिर उससे बिना किसी भूमिका के पूछा था, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट देम ऑल द टाइम? फिर और न जाने क्या क्या बात करते रहे। यहाँ तो ये रहना मुश्किल कर देंगे। 4 ही दिन में सड़क, फुटपाथ सब कुछ गंदा करके रख दिया। आज तो गैरेज में घुसकर मोटर भी छू रहे थे। कंगले रिफ्यूजी। उस दिन रविवार था। घर के सभी लोग मैटिनी शो में चले गए थे। वह कहीं नहीं जाता। उसे बैठने उठने में कितनी मुश्किल होती है। अपनी कुर्सी उसने बरामदे में डलवा ली थी। आकाश काफ़ी साफ था और 4-5 बजे की हल्की धूप उसे काफ़ी भली लग रही थी। तभी न जाने कहाँ से बादल आ गए, ठंडी हवा बहने लगी। यहाँ तो इसी तरह बादल आते हैं, पता नहीं कब घिर आए। पर बादलों के घिर आने पर भी वह वहीं बैठा रहा। कुछ देर तक सब कुछ यूं ही रहा। फिर बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगीं। उसने देखा सामने के फुटपाथ पर भगदड़ मच गई है। छोटे बड़े सभी भाग रहे हैं। पेड़ के नीचे वाले लड़के को उसने बड़ी उत्सुकता से देखा। 2 आदमी हाथों में उठाकर एक बरामदे की छाया के नीचे रख आए। तब उसे एकदम से अपने भीगने की बात याद आई। ओह, एक भी नौकर! उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई, पर वर्षा के स्वर में उसका स्वर खो गया। उसने अपने हाथ से कुर्सी के हत्थे पर जोर लगाया, पर कुर्सी के पहिए पर कुछ दूर खिसक कर ही रह गए। फिर और फिर और फिर। तभी घबराया हुआ रामू आया। जल्दी जल्दी कुर्सी खिसकाकर उसने कमरे में रखी और उसकी देह पोंछकर उसे नए कपड़े पहनाए। फिर रोता हुआ सा बोला, बाबू, माँ जी से न कहें, गरीब आदमी हूँ। नहीं नहीं, जाओ। कहकर वह पलंग पर लेटा हुआ न जाने क्या सोचता रहा। यह भी कोई जिंदगी है? वह इस दुनिया से चला क्यों नहीं जाता? लोग रोज क्लब जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पर वह। फिर वह सोचने लगा, सड़क वाले लड़के की बात। क्या हुआ जो उस लड़के के पास घर नहीं है? सोचता सोचता वह न जाने कब सो गया। जब जागा तो उसने देखा भाभी घबराई हुई खड़ी हैं और कह रही हैं, अरे प्रेम को तो बुखार है, बहुत तेज। माँ आती हैं, पिताजी भी, बहन भी। फिर धीरे धीरे सभी चले जाते हैं। भाई साहब क्लब जाएंगे डांस करने, शायद किसी दूसरे क्लब में पिताजी भी। माँ और बहन शॉपिंग को जाएंगी। ये लोग कितना घूमते हैं। अभी अभी आए हैं, फिर अभी चले जाएंगे। फिर नए कपड़े पहनेंगे, फिर नई चीज़ें खरीद कर लाएंगे। वह कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। आज सुबह उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उसने अपनी कुर्सी बरामदे में डलवा ली, पर वहां पहुंचते ही उसे न जाने कैसा लगने लगा। सामने वाला फुटपाथ खाली हो गया था। वह लड़का उस पेड़ के नीचे नहीं था। वहां आज कोई दूसरा भिखारी बैठा था। आखिर ये सब लोग चले कहाँ गए? कुछ देर बाद भाभी आई तो सब कुछ समझती सी बोली,
वे लोग चले गए। कहाँ? उसने पूछा। पता नहीं। एक दिन पुलिस के कई ट्रक यहाँ आई थी, तभी शायद वे हटा दिए गए। सब हटा दिए गए? वह बड़ी व्यथा से फुसफुसा कर बोला। उसे लगा जैसे सड़क का उसका दोस्त चला गया है। अब वह यूं ही अपने सूख गए से पैरों को और एक हाथ के निचुड़े से आधे भाग को निहारता रहा। और वह यूं ही अपने सूख गए से पैरों और एक हाथ के निचुड़े से आधे भाग को निहारता रहा। धन्यवाद अर्पण जी। जी शुक्रिया शर्मिला जी। बेहद मार्मिक कहानी, दो किशोरों के बीच जो एक अनकहा संवाद है उसकी कहानी, और कैसे एक अमीर घर का लड़का जो किसी कारण से अपने एकांत को अभिशप्त है, और उस तरफ सड़क के किनारे एक गरीब घर का बच्चा, दोनों के बीच संवेदना के जो तार कहानीकार ने विकसित किए हैं वह हमारी संवेदनाओं को झकझोर देते हैं। और अंततः जो उसके पिता कहानी के आरंभ में ही कह रहे थे कि ये लोग क्या क्या चीजें गंदा कर देंगे, सड़क, फुटपाथ, सब कुछ, और अंततः वही होता है, वह चला जाता है। और उसके चले जाने का जिस तरह का प्रभाव इस पर पड़ता है, जो अपने घर में है, जो बीमार है या किसी कारण से उसे कुछ अशक्त है, वह औरों के साथ उस तरह से मुभेबल नहीं है, वह स्वयं घर में भी अपनी जगह को बदलने में अक्षम है। ऐसे में वह जो एक ठौर बना लेता है, वह जो एक आलंबन ढूंढ लेता है उस लड़के के साथ, उसकी दोस्ती पनपने लगती है, उसके हिस्से का वह सुख भी छूट जाता है। एक बेहद मार्मिक कहानी। और जैसा कि शर्मिला जी ने इसकी ओर शुरू में ही यह बात बतलाई कि यह कहानी कहानी पत्रिका में वर्ष 1958 में प्रकाशित हुई। तो मित्रों, ऐसी कई कहानियां हैं जो आगे भी हम कोशिश करेंगे इस एकाग्र में सुन सकें, उनकी कविताओं पर भी चर्चा हो, उनकी कहानियों पर भी चर्चा हो। और जो बात शर्मिला जी ने की और जिस ओर संकेत कहीं ना कहीं शाह साहब भी कर रहे थे अपनी प्रतिक्रिया में, कि एक कहानीकार कैसे क्रमशः अपनी कहानियों में भी बदल रहा होता है, वह अपनी हर रचनाओं में बदल रहा होता है, और शायद इसीलिए अलग अलग विधाओं की ओर भी जाता है। अभी कुछ देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमने श्रीकांत वर्मा की बात की, उनकी पत्रिका कृति की बात की, जहां उनकी कहानियां छपी। स्वयं श्रीकांत वर्मा जी ने प्रयाग शुक्ल जी के कहानी संग्रह पर समीक्षा भी लिखी है, जो उनके समग्र में प्रकाशित भी है। एक कोट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ श्रीकांत वर्मा जी का, कि वे कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और यह बात प्रयाग शुक्ल जी की कहानी पर कैसे लागू है। श्रीकांत वर्मा जी लिखते हैं, कहानी का संबंध अनुभव से है और चरित्र कहानीकार के अनुभव का ही प्रतिबिंब है। कहानी की गति और कहानी की नियति कहानी का चरित्र है। चरित्र का गठन ही वास्तव में कहानी का गठन है। चरित्र और चरित्र रचना के मूल्यों में परिवर्तन ही कहानी की भाषा में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि इन दो किशोरों के चरित्र चित्रण में इतने कम शब्दों में पूरी कहानी कैसे मुकम्मल हो जाती है, और दशकों पुरानी लिखी गई कहानी जब आज हम पुनः पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब भी वही प्रभाव उत्पन्न होता है। वैसी ही स्थितियां आज भी कई लोगों के साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आप ने इतना समय निकाला और यह चर्चा आपके कारण संभव हो सकी।
तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और कुछ एक के नाम भी ले लेता हूं। राजेश गनोदवाले जी, जिनके नाम नहीं लिए हैं, रेणु यादव जी, वंदना कुमारी जी, पल्लवी प्रकाश जी, अमृता बेरा जी और चंद्रकला त्रिपाठी जी, बंकिम जी, संतोष अर्श, बलवंत कौर, जयश्री पुरवार, महेंद्र रंगा, प्रमोद कुमार पांडे, प्रियंकाट सिन्हा, नीलू पाटिल, महेश वर्मा, वंदना प्रसाद, चंद्रशेखर जोशी, केपी शाहजी, सुरेश मकवाना, धनंजय सिंह, अल्पना राय, निर्मला सिंह और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ जयश्री रॉय जी भी जुड़ गई हैं और वो बतला रही हैं कि एक बढ़िया बातचीत आज संभव हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी। और इसी के साथ मित्रों, आज की यह कड़ी समाप्त होती है। कल हम एक दूसरी कड़ी में पुनः मिलते हैं। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी। धन्यवाद अर्पण जी। नमस्कार जी।